हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्कॉलर क्लाउड्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की चैप्टर दूसरा, जिसका नाम है बहुपद, उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं, उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको इस प्रश्नावली को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। आपका दूसरा वाला लेसन है जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं बहुपद के बारे में कि ये बहुपद होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आज हम जानेंगे इसमें पदों के बारे में। जैसा आप जानते होंगे पद क्या होते हैं कि जो भी संख्या दी जाती है तो प्लस अगर कोई भी समीकरण दिया गया है, जैसे ये कोई समीकरण दिया गया है। अब इसमें हम पूछते हैं कि पद कितने दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें पद कितने हैं। तो आप बताइए जरा कितने पद हैं। हाँ बिल्कुल, कितने पद दिए गए हैं? 3। कैसे पता करते हैं? ये जो चिन्ह लगे होते हैं प्लस का या माइनस का, इनसे पद बदल जाते हैं। जैसे 1 2 3, यानी कि कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। ठीक है ना। जैसे कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं। ठीक। अब आता है, जैसे हम एक ऐसा सवाल लिखते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं इसमें कितने पद दिए गए हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कितने पद हैं कि आप गिने 2, नहीं, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका दिया गया है? गुणा का। तो इसका मतलब इसमें कितने पद हैं ये पूरा एक ही माना जाएगा, यानी कि कितना पद है इसमें? 1 पद। ठीक है ना। क्या पता चला इससे हमें? इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी समीकरण में जो पद होते हैं वो या तो प्लस के चिन्ह से बदलते हैं या फिर माइनस के चिन्ह से। जैसे प्लस का चिन्ह दिया गया है तो पद बदल जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो भी बदल जाएगा, अगर गुणा का है तो नहीं बदलता है, वो एक ही पद होता है। वो इसी प्रकार से अगर भाग का साइन है तो भी एक ही होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम इनके नाम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक पद वाला हो, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। आपको इनके नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप के सवाल दिए गए हैं। जैसे 2 पद हूं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 को संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं? द्वि। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। जैसे 3 पद दिए गए हों, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे और पद दिए गए हों तो अब हम क्या बोलेंगे? 4 पदीय बहुपद। जैसे 4 पद दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको बहुपद के बारे में समझ में पदों से पता चल जाएगा। 1 पद होगा तो 1 पदीय, 2 होगा तो द्विपदीय, 3 होगा तो त्रिपदीय, और 4 दिया गया होगा तो 4 पदीय। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम घातों की ओर। ये आपको पदों के अनुसार है कि पदों से कैसे बहुपद हम निकालेंगे। अब देखते हैं हम घातों से कि घातों से कैसा पता करेंगे कि कौन सा बहुपद समीकरण है। घात। तो सबसे पहले तो आप घात के बारे में जानते होंगे। घात क्या होती है? कोई भी संख्या जब दी जाती है तो जो ऊपर संख्या होती है वही क्या कहलाती है? हमारी घात कहलाती है। ठीक है ना। तो घातों के प्रकार में भी काफ़ी होते हैं, जिसमें आपको बस वही है 3 या 4 याद रखने हैं, बाकी की सब गिनती जैसे ही होती हैं। जैसे चलिए देखते हैं हम, ये हैं, हम आपसे पूछते हैं कै घातीय सवाल है।
तो आपको जो घात है वो केवल अचर पद की, हाँ सबसे पहले एक चीज़ और देखते हैं हम, चर और अचर। वैसे इसको हम आपको पहली जो वीडियो थी पहले चैप्टर की उसमें समझा चुके थे, थोड़ा सा फिर से रिवाइज किए देते। सबसे पहले तो अचर पद जो होते हैं वो आपको जो गिनती के अक्षर होते हैं, कहीं तक की भी गिनती हो, जरूरी नहीं है 100 तक हो, इनफाइनाइट तक हो, वो अचर पद कहलाते हैं। और जो चर होते हैं वो आपके ABCD के अक्षर चर होते हैं। चर मतलब जो चलते रहते हैं यानी कि बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब भी घात देखनी हो तो आप चर अक्षर में ही देखेंगे। हम देखते हैं x लिखा हुआ है, कोई घात है नहीं है, तो जब कोई घात नहीं है तो फिर भी कितनी घात मानी जाती है, 1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद, ठीक है ना। देखते हैं जैसे ये है, क्या घातीय बहुपद है, तो हम देखते हैं सबसे बड़ी घात देखेंगे हम, कितनी घात है, 2। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, इसमें जो आपको गिनती लिखनी है वो आपको संस्कृत की थोड़ी लिखनी है। कितनी घात है इसमें, 3। तो हम क्या बोलेंगे, 3 घातीय नहीं, त्रिघात। 3 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रि, तो त्रिघातीय बहुपद। अब इसके बाद में जितनी भी गिनती होगी, जैसे जिसमें भी 4 होगी, ये कितनी घात है इसमें, 4, तो क्या हो जाएगा, 4 घातीय बहुपद। आपको केवल 3 तक ही संस्कृत की गिनती प्रयोग करनी है, बाकी सब आपको फिर सीधे 4 घाती 5 घाती ये लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा देखते हैं हम। सबसे पहला हमने बताया हुआ है एक घाती, इसका आपको दूसरा नाम भी याद रखना है, इसका दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद, क्योंकि आपको ऑप्शन में एक घाती नहीं दिया जाएगा, आपको लिखा जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है ना। तो क्या नाम देखना है इसका, रैखिक बहुपद। कंप्लीट है। चलिए अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जैसे इसी में हम आपसे बहुपद पूछते हैं कि ये पदों में कितना बहुपद है, कितने पद ये बहुपद है बताइए। तो अब हम आपसे ये पूछते हैं, जैसे इस सवाल दिया गया है, इसमें ये कै घाती बहुपद है, तो आप बता देंगे 2 घाती है। अब अगर हम पदों में पूछें कि पदों में कितने घाती है या कै पदी है, तो आप गिनेंगे 1 2 3, यानी कि कै पदी है ये, द्विपदी घाती, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की ओर। आपकी एक्सरसाइज है प्रश्न वाली 2.1। चलिए तो इसमें आपका एक ही सवाल दिया गया है, आप उस सवाल को किताब में पढ़ें जिससे आपको अच्छे से और भी समझ में आ सके। आपके पास में बुक है तो आप सवालों को बुक में ज़रूर पढ़ा करें, जिससे आप उन सवालों को और अच्छे ढंग से समझ सकें। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ठीक है ना, का ग्राफ नीचे दिया गया है। नीचे आपको ग्राफ दिखे हैं, नीचे ग्राफ दिए गए हैं। इसमें आपको प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात करने हैं। किसके शून्य ज्ञात करने हैं, px के। अब जरा आप देखते हैं, सबसे पहले तो शून्य क्या होते हैं, आपको अगली एक्सरसाइज में ये शून्यकों के बारे में भी आपको सवाल दिए गए हैं, तो थोड़ा आप इनका ध्यान परिचय दे देते हैं। शून्य क्या होते हैं, कोई भी समीकरण होता है तो वो जैसे शून्यक लिखा है तो इसका मतलब होता है कि इसका जो आंसर होगा वो शून्य के हम बराबर करेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें हम पक्षांतर करके जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें शून्यक निकालना है। चलिए देखते हैं, पहला चित्र दिया गया, इसमें सवाल जो है वो चित्र के हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें। ये आपके चित्र है, ये चित्र दिया गया, ये लिखा हुआ है। अब इसमें पूछता है आपसे शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो आप देखते जरा, जैसे ये सवाल है x + 6 = 0, तो x बराबर क्या निकलेगा, प्लस में किस में जाएगा, 6।
इसका मतलब क्या हुआ, शून्य क्या आया, -6। अब आप अगर इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये ग्राफ होता है, ये गिनती होती है 1 2 3, इस साइड किसकी होती है, माइनस की होती है, इस साइड एक्स होता है, इस साइड एक्स डैश, 1 2 3, इसी प्रकार से इस साइड माइनस की होती है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, और ये यहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब आप जैसे x की वैल्यू कितनी आई है, -6, इसका मतलब क्या हुआ, हमें x में कितना चलना होगा, -6 चलना होगा। तो x की लाइन ये रहा, -6 चलेंगे तो किस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे, कहाँ तक, -6 तक। तो यही कहलाता है शून्यक ना। तो अब हम देखते हैं इसमें हमें किसका शून्यक निकालना है, y का। तो इसका मतलब है अब इसमें जो y का निकालना है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी आपके पास, y की वैल्यू होगी ना, y की वैल्यू। अब सवाल में जो दिया गया है तो आप में मान किसका रखा होगा, आपको मान किसका रखा होगा, x का रखा होगा। आपने इसमें x की वैल्यू रखी होगी, पुट की होगी, तभी तो आपको ये y का वैल्यू मिल पाएगा ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हम x की लाइन का देखेंगे मान। तो आपको x की जो लाइन दी गई है आपको उसमें देखना है कि कोई भी जो रेखा है वो काट रही है उस वाली रेखा को कि नहीं काट रही है। अगर काट रही है तो कितनी जगह पे काट रही है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम देखते हैं ये रही x की लाइन, तो क्या कोई रेखा इसको x की लाइन को काट रही है, नहीं, क्योंकि ये वाली रेखा तो मूल बिंदु की है। इसके अलावा कोई काट रही है, नहीं काट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी 0 होगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से दूसरा नंबर, दूसरा सवाल ये रहा आपका, x डैश, ये x है, ये y है और ये y डैश है। ठीक, ये मूल बिंदु रहा, वही है y बराबर px। इसका मतलब हमें x वाली लाइन में देखना है कि कोई भी रेखा x वाली लाइन को काट रही है या नहीं काट रही है। अगर काट रही है तो कितनी जगह पे काट रही है। तो हम देखते हैं ये है x वाली लाइन, इसको ये काट रही है, कितनी जगह पे काट रही है, एक जगह पे। इसका मतलब है कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। आया ना समझ में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब आप जरा देखिए सवाल को, बताइए शून्यकों की संख्या उसमें क्या होगी। चलिए देखते हैं, जैसे एक सवाल और, एक ये दिया गया है, ये रहा आपका y, ये रहा y डैश, ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा आपका मूल बिंदु। बताइए किस में है, सवाल वही है आपका, चेंज नहीं है, x में ही देखेंगे। ये रही x की लाइन, कितने जगह पे काटती है, 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। आया ना समझ में। चलिए देखिए आप जरा चौथा नंबर आप किताब में देखिए, बताइए आंसर क्या होगा चौथे का, क्या होगा, बिल्कुल सही। चौथा आपका सवाल ये रहा, इस टाइप से ये दिया गया है केवल। ठीक है ना। कितनी जगह काट रहा है x को, 2 जगह, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल, बताइए जरा, हमें केवल किसको देखना है, हमें केवल x अक्ष की लाइन को ही देखेंगे कि वो कितनी जगह पे काट रही है। तो x की लाइन ये रही, बताइए कितने जगह पे, 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। चलिए इसी के साथ में इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल बचता है आपका, ये रहा, बताइए जरा, एक्स अक्ष आपको पता ही होगा कौन सा है, ये रहा आपका एक्स अक्ष। शून्यकों की संख्या देखनी है, बताइए कितनी होगी, 1 2 3, कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या आपकी, 1 मिनट देखते हैं, 1 हाँ 1 2 3, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है ना। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब आपको आने वाली अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 उसका अध्ययन कराया जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।